वेलकम बैक एवरीवन टू द यूपीएससी फीड। हमारी जो 10 आवर की इकोनॉमी स्टैटिक सीरीज है, ये उसी वाली सीरीज में एक लेक्चर है। एंड इन दिस लेक्चर हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है उसको शून्य से शिखर तक पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एज अ टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्रीलिम्स। हम लोगों को इसके बेसिक समझने हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग स्टैटिक समझेंगे और आप लोगों का जो करंट अफेयर्स वाले पार्ट होगी ना, वो फिर हम लोग पीएलएफएस वगैरह इकोनॉमिक सर्वे के कॉन्टेक्स्ट से हम लोग कहाँ से करेंगे, वो आप लोगों के पीटी 365 वगैरह से देखेंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिक समझते हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट या ये एक इकोनॉमी ले लो पूरी, इसमें एग्जाम्पल जो चलेंगे ना वो केवल और केवल इसी इकोनॉमी के बेसिस पे चलेंगे। जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे 100 टोटल लोग हैं। ठीक है, 100 लोग हैं टोटल, मतलब बच्चे बूढ़े जवान सभी। आउट ऑफ दैट अब ये समझो कि 15 से 59 की एज के लोग कितने हैं, लगभग 60। ठीक है, आउट ऑफ 60, सॉरी 50 ले लेते हैं। एंड अब ये समझो कि हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग आउट ऑफ दीज 50, 40 आर वर्किंग। ठीक है, 10 या फिर लिख लो 8 आर नॉट वर्किंग, 2 आर स्टूडेंट्स एंड नॉट लुकिंग फॉर वर्क। नाउ सी, अब इस केस में व्हाट शैल बी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी। खुद सोच के देखिए, इस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना होना चाहिए। देखो, अनएम्प्लॉयड कौन होता है, इफ आई, मतलब अगर कोई मुझे जॉब ऑफर नहीं हो रही है, ठीक है, और मैं जॉब मार्केट में जा ही नहीं रहा हूं, अगर मैं जॉब मार्केट का हिस्सा ही नहीं हूं, सो विल आई बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। यानी कि मैं अप्लाई ही नहीं कर रहा हूं, मुझे पसंद आ रहा है, यानी मैं बेशक से 30 साल का हूं, बट आई एम नॉट रेडी टू वर्क। ठीक है, फॉर वट एवर रीजन। तो क्या मैं अनएम्प्लॉयड हूं? नहीं। अगर मैं खुद से अनएम्प्लॉयड हूं, सो दैट अगर मैं काम करने को विलिंग ही नहीं हूं या मैं एबल नहीं हूं, सो इफ आई एम नॉट एबल और नॉट विलिंग टू वर्क, देन आई एम नॉट अनएम्प्लॉयड। सो इन दिस केस ये जो दो स्टूडेंट्स हैं, क्या आप इनको अनएम्प्लॉयड बोलोगे? दे आर नॉट लुकिंग फॉर वर्क। या तो ये होता कि ये दोनों स्टूडेंट्स जो है दे आर लुकिंग फॉर वर्क, तब ये अनएम्प्लॉयड हो सकते थे, बट अभी नहीं। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयड कौन है? अनएम्प्लॉयड इज समवन हु इज लुकिंग फॉर वर्क, वन। ठीक है, हु इज एबल टू वर्क, जो काम करने के काबिल भी है, एंड हु इज योर ऑल्सो विलिंग टू वर्क। ठीक है, बट नॉट गेटिंग एनी वर्क, तब वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तब वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट याद रख लो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। यानी कि ये भी है कि उसके कोई नखरे नहीं होनी चाहिए कि मैं 10,000 करोड़ की जब मुझे सैलरी मिलेगी मैं तभी काम करूंगा, वरना मैं काम नहीं करता हूं। देन दैट मीन्स यू आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द प्रेजेंट वेज रेट। बट इवन इफ आई एम रेडी टू वर्क एट अ प्रेजेंट वेज रेट and even then I'm unable to find a job, then that is the problem of इकोनॉमी, देन दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट। तब गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम लोग 40-40 साल के लोग या 50 साल के लोग भी अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉर वर्क, राइट, सो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगी? तो वो गवर्नमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं ना, वो तो लोग खुद से अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। सो उधर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली जब आप एबल भी हो काम करने को, विलिंग भी हो, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है, देन यू विल बी दिस। अब इस केस में यहां देखो कि लेबर फोर्स क्या है। देखो, इन दिस पर्टिकुलर केस आप लोगों की लेबर फोर्स क्या है, टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो क्या लेबर फोर्स 100 है? नहीं। अब इसके अंदर भाई कुछ तो 80+ लोग भी हैं, 15 साल से कम के बच्चे हैं, वो क्या ही काम करेंगे। तो लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स वो है जो भी आप लोगों की फोर्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज लेबर। ठीक है, जिसको कि आप लेबर फोर्स का पार्ट समझ सकते हो। नाउ लेबर फोर्स इज बेसिकली योर एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, जो भी जॉब मार्केट में आने को रेडी है। तो ये 50 भी नहीं है, ये जो दो बंदे हैं ये अभी काम देख नहीं रहे हैं, तो वो लेबर फोर्स का भी हिस्सा नहीं है। रिमेंबर दिस। तो लेबर फोर्स यहाँ पे 48 है। आ रही है बात समझ में? ये जो 40 काम कर रहे हैं, ये जो 8 काम नहीं कर रहे लेकिन काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक तरीके से लेबर फोर्स इज योर एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, दोनों ही, लेकिन वो लेबर फोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स, वो जो दो स्टूडेंट्स हैं वो एबल है लेकिन अभी वो विलिंग नहीं है काम करने को। ठीक है, तो यदि आप विलिंग और काम करने के लिए एबल होगे और विलिंग भी होगे, ठीक है, केवल तभी मैं आप लोगों को क्या मानूंगा, मैं आपको लेबर फोर्स का हिस्सा मानूंगा। अब यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, बोथ बोथ विल कम, एंड इस वजह से ये पूरे आप लोगों की क्या बन जाएगी, लेबर फोर्स। अब
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब ये हम लोग यूजुअली देखते हैं, इकोनॉमिक सर्विस के बारे में बात करते हैं कि फीमेल एलएफपीआर बढ़ाना चाहिए हमें क्या, बट एलएफपीआर किसका? अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन टोटल इकोनॉमी, बट कितने में से? ठीक है, तो इस इकोनॉमी में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 48 अपॉन या तो 50 और या 48 अपॉन 100। सोचो क्या इस इकोनॉमी का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, कि हम लोग 100 में से 48 लोग काम कर रहे हैं या 50 में से 48 लोग काम कर रहे हैं। सो एलएफपीआर इज दिस। अब यहां से हमें तीसरा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो मैं किस में देखता हूँ, वो मैं वर्किंग एज पॉपुलेशन का काउंट करता हूँ। अब जो बुढ़े होंगे या बच्चे होंगे, मैं उनको तो उनमें से थोड़ी लेबर फोर्स गिनूंगा कि 100 में से 50 बंदे काम है। यहाँ पे लेबर फोर्स सिर्फ 50 है, उसमें से 48 बंदे काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एलएफपीआर इज 48 अपॉन 50 एंड नॉट 48 अपॉन 100, क्योंकि इस 100 में लेबर फोर्स है ही नहीं पूरी, इसमें तो नॉन लेबर फोर्स भी है, राइट। इसमें नॉन लेबर फोर्स वाले भी तो है, बच्चे आ गए और बुजुर्ग भी आ गए। सो एलएफपीआर इज योर बेस्ड ऑन योर वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों की मान लीजिए इकोनॉमी में टोटल लगभग लगभग हम लोगों ने क्या बात की कि वर्किंग एज पॉपुलेशन इज योर, अब बात कर लेते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन 50 है, ठीक है, टोटल। एंड आप लोगों के एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल मान लो 48 है, तो आप लोगों का 96% का एलएफपीआर है, यानी कि 96% ऑफ द लेबर फोर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसमें अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों आ गए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वर्क फोर्स क्या है? वर्क फोर्स ये है जिसको काम मिला हुआ है। सो ये जो 40 थे केवल 40 आउट ऑफ 50 मान लो, वो है आप लोगों की वर्क फोर्स, यानी कि 80% वो है, ये आप लोगों की वर्क फोर्स। दीज आर एक्चुअली वर्किंग। वर्क फोर्स वो वाली पॉपुलेशन है जो कि एक्चुअली में काम कर रही है, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज जो भी आप लोगों की पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अच्छा, अब वर्कर पॉपुलेशन में और एलएफपीआर में डिफरेंस देखो कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है आप लोगों की कि टोटल जितने भी वर्किंग एज है, जो पीपल एम्प्लॉयड है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, किनको इनको पूरी पॉपुलेशन को पालना है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों के बच्चे और बुढ़े भी आ गए, बट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में हम लोग केवल वर्किंग एज पॉपुलेशन लेते हैं। दैट इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू सी। अब क्या है, लेबर फोर्स में मैंने पहले भी बात की कि लेबर फोर्स में आप लोगों के एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों लोग आ जाएंगे। तो यदि मुझे एम्प्लॉयड का डेटा निकालना है तो मैं लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड को घटा सकता हूँ, और यदि मुझे एम्प्लॉयड का डेटा अनएम्प्लॉयड का डेटा निकालना है तो मैं लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयड को घटा सकता हूँ, तो मेरे पास अनएम्प्लॉयड आ जाएंगे, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है जिसके बारे में ये ओपोजिशन वाले बोलेंगे, या फिर आए दिन जो हम बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ गया है, तो वो बेरोजगारी कितने में से निकलते हैं? अब यहाँ पे इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो इधर भी बेरोजगारी मैंने आप लोगों को क्या बताई कि यहाँ पे ये मान लीजिए 8 लोग, तो ये 8 ही लोग बेरोजगार हैं, ये 2 लोग तो काम ही नहीं करना चाह रहे। तो इन दिस सिचुएशन 8/50 क्या ये बेरोजगारी है, या 8/48 या 8/100? अब ये तो ऑब्वियस है, 8/100 तो बेरोजगारी है नहीं, क्योंकि मैं 100 बंदों में थोड़ी बेरोजगारी गिनूंगा, क्योंकि 100 बंदों में तो लेबर फोर्स भी नहीं है टोटल, राइट। मैं तो केवल लेबर फोर्स लूंगा। तो 8/50 इज दिस 50 लेबर फोर्स? दिस इज वर्किंग एज पॉपुलेशन, राइट। 50 इज वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसमें से कुछ लोग लेबर फोर्स में, कुछ लोग नहीं भी है, यानी कि जो लोग 15 टू 59 है, टेक्निकली उनको नल्ला नहीं बैठना चाहिए, बट इफ दे चूज टू सिट सो, तो उसके इसमें अगर वो वैसे खाली बैठ भी रहे हैं, सो हु केयर्स, ठीक है। अब हमें क्या मतलब है उस चीज से? तो इसके लिए मैं ये भी आप लोगों की लेबर फोर्स नहीं है, ये क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन। ऑन द अदर हैंड 8/48 दिस इज योर लेबर फोर्स। आपकी लेबर फोर्स कितने? केवल 48, जिसमें से कि 8 बंदे क्या है आप लोगों के लगभग नल्ले बैठे हुए हैं। सो इन दैट केस आप लोगों की 1/6, ठीक है, 1/6 आप लोगों की लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा एक इकोनॉमी का। तो देखो, अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल लेबर फोर्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस पे निकालता है? टोटल लेबर फोर्स पे निकालते हैं, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्किंग एज पॉपुलेशन पे निकालते हैं। इतना आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। एंड अब बाकी का सब जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल लड्डू कॉन्सेप्ट है, उधर इशू आएगा ही नहीं। नाउ सी, यहाँ पे क्या है, एक होते हैं आप लोगों के एम्प्लॉयड लोग। एम्प्लॉयड कौन से हो गए? हमारी जो वर्क फोर्स हो गई। ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग द अनएम्प्लॉयड पीपल, बोथ ऑफ दीज टुगेदर विल बी योर लेबर फोर्स। और आउटसाइड द लेबर फोर्स कौन है? जो जॉबलेस है, जो कि एट द प्रिवेलिंग वेज रेट या तो वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, या तो वो अवेलेबल ही नहीं है, या वो एबल ही नहीं है वर्क फोर्स वर्क करने की, ठीक है। या तो वो एबल नहीं है, या तो वो फिर अवेलेबल नहीं है, या वो काम करना नहीं चाह रहे हैं, वो सब हो जाएंगे आउटसाइड द लेबर फोर्स, ठीक है।
नाउ विद दिस वी हैव ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब एम्प्लॉयमेंट आप लोगों की कई टाइप की हो सकती है। देखो, एक होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है कि यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे कि 10+ तो वर्कर्स होते हैं लगभग। एंड ये जो शॉप्स वगैरह, शॉप्स मान लो, फैक्ट्रीज हो गई, ये रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट के साथ किसी एक्ट में। मान लो ईपीएफओ एक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड है, ईएसआईसी एक्ट के अंडर, शॉप्स एक्ट के अंडर, फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है। देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज होने वाली चीज लिखी हुई है, इसको मत पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो एंटरप्राइजेज हैं दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, किसी स्टैट्यूट से रिलेटेड है, कहीं पे भी कुछ डेटाबेस है, ये रजिस्टर्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड है जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। अब दूसरी चीज है, तो या तो मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हो सकता हूं या मैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयड हो सकता हूं। एक बड़ी सी कंपनी है, फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हूं। वो एक चीज हो गई। दूसरी तरफ एक ऐसी ही ये समझ लो कि एक छोटी सी दुकान है जिसमें 5 बंदे काम करते हैं, मैं वहां पे छठा बंदा या सातवां बंदे पे लग गया, तो वहां पे वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड। अब वो उसका कुछ डेटा नहीं है गवर्नमेंट के पास, दैट इज नॉट, मतलब वो अच्छे से रजिस्टर्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो वो हो गई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ये है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बट फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है? फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज जब मेरा ना, ये समझ लो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वो है जब मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया मान लो, वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। जहां पे कि मेरी क्या है, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है, मेरे को पेंशन वगैरह के, पीएफ वगैरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, पेड लीव वगैरह मिलेंगी, वो सारी चीजें क्या है, फॉर्मल। ठीक है। अब देखिए, तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अब इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस कॉन्सेप्ट देन लेट इट सिंक इन योर हेड्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एम्प्लॉयमेंट ले रहा हूं, तो वो मैं ऑर्गेनाइज्ड में भी ले सकता हूँ और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी ले सकता हूँ। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यदि 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं, वैसी कोई बड़ी कंपनी है, उसके अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैं लग गया। ऑन द अदर हैंड कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटी मोटी कंपनी है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि भाई मेरी इतनी इतनी सैलरी होगी, मैं इतनी इतनी लीव्स लूंगा, ये मेरा कार्य होगा, तो ये वो मैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी मेरी, बट अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं? जैसे आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो गया, कैजुअल लेबर हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क, जो आज इधर है कल उधर है, जो इस टाइप के बेचारे जो छोटे मोटे रेडी वाले हो गए या दिहाड़ी वाले लोग हो गए, वो बंदे सोचो, अब वो है इनफॉर्मल वर्कर्स। अब वो सबसे पहले समझो कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो है ही। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैजुअल वर्क, डेली लेबरर्स, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पे तो ऐसे ही लोग हैं। अब उनके पास ना तो कोई उनकी पेंशन है, ना कुछ उनका रजिस्ट्रेशन है, कोई सैलरी, डेली की दिहाड़ी जितनी करेंगे उतना काम, उस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर मान लो टाटा अंबानी वगैरह, ठीक है, इनको भी कंसिडर यदि करो, लेकिन वो अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं कि भाई तेरा 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या तेरा 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे मेरे पास कोई जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं। ठीक है। ठीक है, तो केवल वो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, ना मेरे पास कोई रेगुलर सैलरी होगी, तो इन दैट केस मैं क्या हो जाऊंगा, मैं वहां पे एक इनफॉर्मल वर्कर हो जाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन की एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है आपस में। नाउ लेट अस कम टू द टाइप्स। अब ये देखो, ये टाइप्स से ज्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। पहली अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है, वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल मानी जो बिजनेस साइकिल से हो। देखो बिजनेस साइकिल क्या होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। ठीक है, ये इकोनॉमी में भी यही चीज होती है, एक बिजनेस साइकिल में भी यही होता है। बूम मानी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया पीरियड। रिसेशन है जब डिमांड थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। डिप्रेशन में डिमांड कम हो जाती है बिल्कुल, प्रोडक्शन भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। रिकवरी में धीरे धीरे जब इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आती है, राइट। अब जैसे कोविड हो गया, तो कोविड प्री कोविड पीरियड बूम था, थोड़ा सा कोविड हुआ, उसके बाद में कोविड के कारण डिप्रेशन हुआ, फिर धीरे धीरे 21 ऑनवर्ड्स आप लोगों की इकोनॉमी रिकवर हुई। ठीक है, वही चीज है ये। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, व्हेन देयर इज नॉट इनफ डिमांड इन द मार्केट फॉर देयर वर्क, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। ठीक है, अब ये किस वजह से होगी, बिकॉज ऑफ द ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, रिसेशन या डिप्रेशन होगा। ठीक है, उस केस में। अच्छा, किनेशियन अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो भी एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। किनेशियन अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, किनेशियन इज वो
जॉन मेनार्ड कीनेश, ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था आपका 1930s में, उसके टाइम पे ही वॉज द मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ठीक है ना, 1920s 30s 40s, ये मेजर इकोनॉमिस्ट थे फ्रॉम योर यूएसए। तो अब ये क्या बात करता है, ये कहता है कि देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड माने पूरी जो इकोनॉमी है, आपके मेरे जैसे लोग, हम लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं ना, उससे पहले क्या था, सारी की सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी वो फोकस करती थी सप्लाई पे, यानी कि प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन वाली साइड पे फोकस करने की कोशिश करती थी। बट इसने जो है वो पूरा वक्त जज्बात इस तरीके से बदले कि अभी जो है हमारी सारी इकोनॉमिक फोकस जो होता है, पूरी इकोनॉमी का फोकस वो होता है डिमांड पे। क्योंकि जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे ना, तब तक सप्लाई, अगर बेशक सप्लाई मान लीजिए प्रोडक्शन हो भी गया, इवन इफ लेट्स से प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, प्रोडक्शन बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गई, लेकिन अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा स्टॉक क्या रह जाएगा, इन्वेंटरी में रह जाएगा। एंड उसके बाद प्रोडक्शन कट्स बाद में इन फर्म को अपनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए व्हाट यू नीड टू फोकस इज डिमांड। डिमांड पे फोकस करो, और डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करो आप लोगों की, मान लो बेशक प्रोडक्शन कम भी है, अभी नुकसान भी हो रहा है, तो वेजेस बढ़ाओ। अगर आप लोगों ने अपने लेबर के वेजेस बढ़ा दिए, तो एक तरीके से तो ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी चीजें और महंगी बढ़ जाएंगी। एक चीज तो ये है, क्योंकि वेजेस जो है, मान लो मैं अपने लेबर को पहले 10 रुपया दे रहा था, अब मैं कह रहा हूँ कि 12 रुपए दो, तो एक तरीका तो ये है उसको देखने का कि मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, अब मुझे आगे चीज भी महंगी बेचनी पड़ेगी वो। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मान लो मैं उसको वेजेस बढ़ा रहा हूँ, तो इस वेजेस से वो आगे करेगा क्या, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या करेगा, वो पैसा तो लेके छाती पे रख के तो लेके नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज तो डिमांड करेगा, राइट। तो क्या चीज है, वो बाद में जब गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी ऑन ट्रैक आ जाएगी, ठीक है। ये सारा फोकस जो है, ये चीज का फोकस वो है आप लोगों का, किनेशियन फोकस यही रहता है। तो किनेशियन अनएम्प्लॉयमेंट कब होते हैं, जब आप लोगों की एग्रीगेट डिमांड कम है। अब देख लो, मान लो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कुछ भी नहीं है, तो जो क्या फर्म्स है, फर्म्स क्या प्रोड्यूस करेंगी ज्यादा, फर्म्स प्रोड्यूस कम करेंगी। अब फर्म्स को प्रोडक्शन कम करना है, तो वो अपने लेबर क्या है, लेबर को ले ऑफ करेंगी, ठीक है। अब ये ले ऑफ जो होते हैं, जब रिसेशन के टाइम पे हम लोग दिखते हैं, तभी तो ले ऑफ्स होते हैं। जैसे कि सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे हुआ था 2008 ऑनवर्ड्स, देयर वर मैसिव लेऑफ्स। तो वो लेऑफ क्या है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, अब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, तो फर्म्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फर्म्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो लेबर्स को ले ऑफ करेंगी। एंड नाउ ये जो लेबर को ले ऑफ करना है, ये क्या है, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है या किनेशियन अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइन। उसके बाद है आप लोगों का फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप लोग एक जॉब आपने छोड़ दी और दूसरी जॉब आपने पकड़ी नहीं, उसके बीच का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड पे आप लोग कुछ भी नहीं काम कर रहे हो, देन वो आप लोगों की है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से ही पता लग रहा है भाई, सीजनल सीजन बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। सर्दी में आइसक्रीम वाले की, और गर्मी में मान लो भुट्टे वाले की, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, अक्सर व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री चेंजेस मेनली बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी या चेंज इन टेस्ट, ठीक है, या फिर स्किल। अब ये है, ये आप लोगों की, ये उस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि हमारी अवॉइडेबल चीजें है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि एक इकोनॉमी में मान लीजिए लोगों को डिमांड तो है बढ़िया बढ़िया चीज की, लेकिन हमारे पास बढ़िया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही नहीं है। हमारी लॉजिस्टिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा महंगी वो चीज पड़ रही है। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये होती है सारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। और या फिर हमारे पास मार्केट में क्या है, जिस चीज की डिमांड है वैसी स्किल्स ही नहीं है, ठीक है। अब डिमांड तो है कि भाई हम लोग एआई वगैरह यूज करें, एंड स्किल हमारे पास मार्केट में स्किल है नहीं, ठीक है। तो वो आप लोगों की हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। या तो ये हो सकता है अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन विद हाई स्किल्स इज वर्किंग फॉर अ लो वेज या लो स्किल जॉब्स, ठीक है। अब कोई एमबीए वाला है, ग्रुप डी की जॉब में अप्लाई कर रहा है, तो वो क्या है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऑल्सो जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है ना, उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। कि भाई हम लोग पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ रही है, अगर किसी को जानबूझ के कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन इफ अगर आपको करनी पड़ रही है, देन वो क्या है, आपने की एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो भी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, डिसगाइज्ड माने छुपा हुआ, यानी कि ऑन द फ्रंट तो लग रहा है कि भाई तुम एम्प्लॉयड हो, ठीक है, बट इवेंचुअली अब एम्प्लॉयमेंट का फायदा क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट कर क्यों रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयमेंट चाहिए क्यों, हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होनी चाहिए ना, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, फाइन। तो अब यदि मान लीजिए एक
फील्ड है, इसमें 10 वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो 100 टन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, तो पर वर्कर कितने टन आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो? 10, ठीक है। दूसरी तरफ अब ये मान लो ये ही है, यहाँ पे इसी में मैं 100 वर्कर लगा दूं, फिर भी ये 100 टन ही प्रोड्यूस करेंगे। और अब हर एक जो वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? 1 टन। अब ये देखो, पहले हर एक की प्रोडक्टिविटी थी 10 टन, हर एक बंदा की प्रोडक्टिविटी 10 टन थी, और अब हर एक आदमी की प्रोडक्टिविटी घट गई है 1 टन। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, ठीक है। हर एक बंदे की लेबर प्रोडक्टिविटी जो होती है इस वाली आप लोगों की डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में वो कम होती है, ठीक है। करने को आप इसमें 1000 बंदे लगा दो, फिर और ज्यादा कम प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। क्या उससे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही हैं? नहीं बढ़ रही हैं। तो उस एम्प्लॉयमेंट का वैसी एम्प्लॉयमेंट का क्या फायदा? या फिर यहाँ पे हम बोलते हैं जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी माने कि हर एक नया इनपुट जब मैं डाल रहा हूं, यहाँ पे 10 वर्कर पे 100 टन थे, मान लो मैंने एक और वर्कर मैंने ले दिया, मैंने 11 वर्कर ले दिए, लेकिन अभी भी ये 100 टन का 100 टन ही रहा, एक भी नहीं बढ़ा। तो ये जो 11th वाला वर्कर था उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो, एक तरीके से। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस केस में क्या होते हैं? जीरो, ठीक है। कि हम लोगों ने जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बंदे अगर हम लोगों ने हायर करके रखे हैं, देन दैट इज योर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में होती है। और दूसरी चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, दैट हियर वी हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ जीरो है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज योर सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो कोई भी बंदा है वो प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार है, लेकिन उसको कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। तो ओपन एम्प्लॉयमेंट इज योर सिंपल एम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज द मिनिमल परसेंटेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एट ऑल, ठीक है। तो ये 2 से 3% होती है, यानी कि कभी भी एक इकोनॉमी में ऐसा नहीं हो सकता कि अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह खत्म हो जाए। तो कुछ 2 से 3% जो है वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। जैसे आप लोगों की नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या बात करते हैं? फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई फॉर एग्जाम्पल। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, वो रहेगी ही रहेगी। एंड स्ट्रक्चरल, तो इन दोनों को जब ये वाली हम लोग ऐड कर देते हैं, देन आप लोगों की नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। अगली चीज है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई ऑटोमेशन के कारण अब जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो ये हो गया। अच्छा, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई ट्रेंड पर्सन होगा वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, तब हो जाएगी एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों की, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी देखो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे ये है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 37 था, अभी जो है ये लगभग 41% हो गया 2024 में, ठीक है। बट ये हमारे कुछ खास काम का नहीं है। अब ये इनफॉर्मल है, 90% ऑफ वर्कर्स हमारे क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर में है। कैजुअलाइजेशन है, कैजुअलाइजेशन माने कि मतलब आप कैजुअल वर्कर हो। एक होता है रेगुलर सैलरीड क्लास, ठीक है, जिसको रेगुलर सैलरी मिलेगी। कैजुअल वर्कर के केस में वैसा नहीं होता, वो दिहाड़ी वाले रेडी वाले वर्कर्स हो गए। और रूरलाइजेशन है, 3/4 ऑफ वर्कफोर्स हमारी क्या है? वो रूरल इंडिया में है। तो ये भी कुछ खास काम का नहीं है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं? ये देखो, मेजर कौन करता है आप लोगों का? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर योर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएचओ के अंडर एनएसएसओ इसको करता है मेजर। अब इसमें काफी सारी अप्रोचेज है। अप्रोचेज क्या है ये मेजरमेंट की? ये देखो, पहला है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। अब यूजुअल स्टेटस अप्रोच में क्या होता है कि जिस बंदे को देखो 3 आउट ऑफ 365 डेज, ठीक है, इफ वो जितने टाइम के लिए अवेलेबल था वर्क में, उसका अगर उसे हाफ टाइम मिल गया जॉब, दैट मीन्स कि वो एम्प्लॉयड है, अदरवाइज वो अनएम्प्लॉयड है। मान लो कि मैं 8 मंथ्स के लिए अवेलेबल था, विलिंग एंड अवेलेबल टू वर्क था 8 मंथ्स, एंड आई गोट वर्क फॉर 5 मंथ्स, दैट मीन्स आई हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर फुल ईयर। तो मैं यूजुअल स्टेटस अप्रोच के हिसाब से क्या हूं? एम्प्लॉयड हूं। तो ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट देख रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 8 मंथ्स के लिए अवेलेबल था और मुझे केवल 3 महीने ही काम मिला, देन दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स मैं क्या हुआ? अनएम्प्लॉयड था, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए होते हैं यूजुअल स्टेटस अप्रोच। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ करंट वीकली अप्रोच। ये करंट वीकली अप्रोच क्या होता है कि अगर मुझे एक वीक में 1 घंटा, मतलब एक पिछले वीक में, सर्वे वाले वीक से पिछले वीक में 1 घंटा या उससे ज्यादा काम मिला, किसी भी एक दिन पूरे वीक में 1 घंटे या उससे ज्यादा काम, दैट मीन्स आई एम एम्प्लॉयड। तो ये भी क्या है? ये भी अब लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं कि पूरे हफ्ते में एक वीक के काम को एम्प्लॉयमेंट गिन रहे हैं ये, एंड अदरवाइज नॉन एम्प्लॉयमेंट गिन रहा है। तो ये हो गया आप लोगों का करंट वीकली स्टेटस।
तीसरी जो अप्रोच है वो है करंट डेली स्टेटस। अब ये डेली ना एक दिन को ये काफी उसमें वो करता है, डिवाइड करता है। अब जैसे लेस देन 1 आवर वर्क को ये क्या समझता है कि जीरो वर्क किया आपने, और 1 से 4 घंटे का वर्क यदि आपने किया तो आप हाफ मैन डे एम्प्लॉयड थे, हाफ मैन डे एम्प्लॉयड। एंड अगर 4 घंटे प्लस आपने दिन में काम किया तो आप 1 मैन डे एम्प्लॉयड थे। तो इस बेसिस पे वो हर एक दिन का वो निकालते हैं कि जिस दिन आपको 1 घंटे से कम काम मिला उस दिन आपकी जीरो एम्प्लॉयमेंट। दूसरे दूसरे दिन मान लो आपको हाफ मैन डे एम्प्लॉयड हो, आपने 2 घंटे काम किया, तीसरे दिन भी आपने 2 घंटे काम किया, चौथे दिन आप लोगों ने 1 घंटे 5 घंटे काम किया, तो वो आप 1 मैन डे एम्प्लॉयड हो। तो टोटल 4 दिन का आपका कितना हो गया, 2 मैन डे आउट ऑफ 4 आप 2 मैन डेज एम्प्लॉयड थे। द थिंग इज कि दिस इज स्टिल अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ठीक है। ये आप लोग डेली के बेसिस पे कर रहे हो, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्रोनिक और इनविजिबल दोनों अनएम्प्लॉयमेंट को देखता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया, राइट। नेक्स्ट है आप लोगों के पास कंस्ट्रेंट क्या क्या है। अब हमें अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने में इंडिया में दिक्कत क्या आती है, ये सब मेंस वाली चीजें हैं। जैसे कि डेटा कलेक्शन नहीं है, इनफॉर्मल है, ठीक है, वुमेन वाली इश्यूज आ जाते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो नन ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अब कोजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, ये भी। अब एमएसएमई के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स आप लोगों के 1991, ठीक है, उनकी वजह से क्या हुआ, बड़ी कंपनियां आ गई तो छोटी कंपनियों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। ऑटोमेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इंडिया में कैपिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पॉलिसी के इश्यूज है, पॉपुलेशन ज्यादा है, रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें, ये सभी आप लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट के कोजेज हो गई। सो नेक्स्ट अब इज आप लोगों का फिलिप्स कर्व। अब फिलिप्स कर्व में केवल इतना याद रखना है कि ये एक कर्व है जो किस किस के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं, एक इन्फ्लेशन रेट और एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स, यानी कि इन्फ्लेशन रेट जब हाई है, जब ज्यादा महंगाई है, तब आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है, यानी कि तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन का मतलब है लो अनएम्प्लॉयमेंट, और लो इन्फ्लेशन का मतलब है हाई अनएम्प्लॉयमेंट। बट दिस इज ट्रू टू ओनली टू अ सर्टेन लेवल। वो लेवल क्या है, दैट इज नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट केवल एक किसी एक लेवल तक ही ऐसा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा वो घटेगा, वरना एक टाइम के बाद इन्फ्लेशन मान लीजिए 15% हो गया, 100% हो गया, तो वो जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो बना ही रहेगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। सो दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में और इसके बीच में इनवर्स रिलेशन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को अगर इन्फ्लेशन रेट 1000 हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वैलिड ओनली टू अ सर्टेन लेवल, एंड दैट लेवल इज नाइरू लेवल, ठीक है। जिसके आगे की आप लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नहीं घटेगा, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग इन्फ्लेशन वेरी वेरी हाई। तो ये है आप लोगों का नाइरू लेवल। तो अब सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। ये फिलिप्स कर्व है। उसके बाद इन्होंने दी हुई है पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट कर दो, फिजिकल पॉलिसी में क्या है, टैक्सेस कट कर दो। टैक्सेस कट करने का मतलब क्या हुआ, आप एग्रीगेट डिमांड ही बूस्ट कर रहे हो एक तरीके से, और स्पेंडिंग बढ़ा दो, यानी कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। दैट इज ऑल्सो अनदर वे कि हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। बट ऑल ऑफ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए केवल ये तरीके नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज योर मेन सिस्टम। सो विद दिस दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा देख लिया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के टर्म्स वगैरह, बाकी इसमें जो भी करंट अफेयर्स है वो हम लोग PT 365 करते टाइम देख लेंगे, राइट। With this, that is it for this particular session. And if you are liking these sessions, please do like this video and share it among your friends also. ऑल्सो अभी क्या है, एक बार हम लोगों के स्टैटिक के थोड़ी से पोर्शन अगर कवर हो जाए एक बार, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें स्टैटिक के एमसीक्यू भी लगाने शुरू कर देंगे, ठीक है, इकोनॉमी में ही। और हम लोग इसके फिर करंट अफेयर्स भी ले लेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, डू नॉट वरी, वो 10 घंटे में इजीली कवर हो जाएगा। द रीजन बीइंग कि ये इवन इफ यू टेक क्यूआरएम या कोई नॉर्मल भी लो, बहुत सारी जो टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के, एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो हम प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग केवल और केवल प्रीलिम्स वाली जितनी चीजें हैं वो उस पे ध्यान देंगे, तो वी कैन इजीली कवर आवर स्टैटिक कंप्लीटली, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।